हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास के विषय में, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आप सभी जानते हो, हमने शारीरिक विकास के विषय में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा क्रियात्मक विकास स्टार्ट होगा। और आप जानते हो मोटर डेवलपमेंट से प्रश्न बहुत बनते हैं। मतलब विशेष तौर पर अगर आज हमारी जो बात होगी वो तो एक जेन्युइन सी जो बात होती है ना, कि इसकी विशेषताएं, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, और एक डेफिनेशन होगी इसके विषय में। तो लेकिन जो मेन चीज़ होती है, आपसे पूछा जाता है गुटखा निर्माण, ठीक है ना, कंट्रोल किस अवस्था में कौन सा कंट्रोल बच्चा सीखता है, तो ये सारे मोटर डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली मोटे मोटे तौर पर बताएं तो 5 से 6 वर्ष की आयु तक आप जानते हो सभी बच्चे अपनी मांसपेशियों पर, अपनी क्रियात्मक विकास पर पूर्णतः, लगभग, पूर्णतः तो नहीं कह सकते पर लगभग नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरीके का मतलब आपको ये ज्ञान देंगी कि कौन सा काम किस समय होना चाहिए। लेकिन आज हमारा बेसिक क्लास रहेगा, कल की क्लास में और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। हो सके तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग क्लासेस, मुझे पता है क्योंकि आप लोग बोलो कितना भी क्लास नहीं आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास एक दो व्यक्ति हो सकता है जो पूरी देख रहा हो, नहीं तो चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास इस समय कोई नहीं देख रहा है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, पर आप लोगों की लग रहा है कि अब इतना थ्योरी कैसे पढ़े। लेकिन जब हम मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं तो आप लोग कहते हो कि आप पढ़ा नहीं रही हो, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करा रही हो, जबकि मैं हर कंडीशन में ये क्लास आपको रोज़ सुबह देती ही देती हूँ। ठीक है ना, तो आप अच्छे से जानते हो ओके कि आप कितना पढ़ रहे हो। लेकिन मेरा काम ये है, लेकिन मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी, जैसे हमने आपको शारीरिक विकास पढ़ाया था तो उसी में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था सब बताया आपको। यहाँ ना बताकर हम सोच रहे हैं जब हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को अलग से जब पढ़ाएंगे उनके विषय में, तो हम ये सारे डेवलपमेंट उसी में एक बार में आपको बता देंगे। मेरे दिमाग में ये आ रहा है, क्योंकि आप क्रियात्मक विकास अब आप 4 दिन अगर पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, जैसे शारीरिक विकास में होगा, क्योंकि शारीरिक विकास 4 दिन चला, लेकिन वो 4 दिन हर स्टेज के बच्चे का अलग अलग पढ़ाया हमने। ये नहीं किसी एक बच्चे को ही हमने 4 दिन आपको पढ़ाया। तो कुछ चीज़ें ये है कि हैंडल तो करनी पड़ेंगी भैया, पढ़ना है तो। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य, हम आज बात कर रहे हैं अभी अर्थ की। जो क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट होता है उसके मीनिंग या अर्थ की बात कर रहे हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक के भीतर क्रियात्मक क्षमताओं तथा क्रियात्मक कौशलों के विकास से है। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप, गत्यात्मक योग्यता का विकास भी इसको कहा जाता है। देखो, जो आपका क्रियात्मक विकास होता है, जैसे बच्चा जो है चलना फिरना सीख रहा है, ठीक है ना, उठना बैठना सीख रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो इन सब में ये क्या एक तरीके की क्रिया है। लेकिन एक होती है लड़खड़ा कर वही काम करना, जैसे शुरू शुरू में शिशु होता है, उठता है गिर जाता है, चलता है गिर जाता है, दौड़ता है गिर जाता है। तो यहाँ पर क्या बात आएगी, परिपक्वीकरण की बात आएगी कुछ, कि मतलब अब ये जो डेवलपमेंट होता है ये आपको किस के ओर ले जाएगा। उठा, गिरा, फिर संभला, फिर चला, फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, मतलब एक मैच्योरिटी दिखेगी इसमें। मतलब धीरे धीरे मोटर डेवलपमेंट में आपको क्या होगा, बच्चा अपने साहसी खेलों में भी भाग लेने लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा कुशल हो जाएगा। ठीक है ना, शारीरिक विकास में हमने क्या पढ़ा, मजबूती आ रही थी, हाथ पैरों में सब में मजबूती आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मजबूती के साथ साथ वो नियंत्रण के साथ अपने सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अपनी स्थूल क्रियाएं हैं, उन पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। बस याद रखना, इसे गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहा जाता है। बात करते हैं एक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हलक महोदय ने क्या कहा है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय, जन्मोपरांत निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। समझ रहे हो आप, जन्मोपरांत, ठीक है, निरर्थक या अनिश्चित होती हैं जन्म के समय। जैसे जन्मोपरांत क्या होता है, बच्चा बेवजह रो रहा है, कई बार होता है भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बस कर रहा है अपने उक्कू पुक्कू, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो क्या है, अनियंत्रित क्रियाएं हैं, उसके मुंह से साउंड निकल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उनका इतना कंट्रोल हो जाएगा कि वो खुद अच्छे से बोलने लगेंगे, अपनी बात को अभिव्यक्त करने लगेंगे। ठीक है, जो निरर्थक चीज़ें हैं, हाथ पैर आप जानते हो, बच्चा मारता रहता है,
अब ये मत कहना कि बेवजह वो उसका उसका विकास होता है ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो चलाता रहता है ना बेवजह हाथ। विकास होता है वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवजह भी तो मारता रहता है हाथ पैर। वो अपने क्यों मार रहा है, उसका कंट्रोल ही नहीं है। उठाना चाहता है बॉल, लेकिन हाथ कहीं और मार रहा होता है। तो ये सब क्या निरर्थक क्रिया है ना, है कि नहीं है। लेकिन एक समय बाद ऐसा भी आएगा कि वो बॉल उठाकर खुद फेंकने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं, निश्चित नहीं होती, निरर्थक क्रियाएं होती हैं, उन पर कंट्रोल यहाँ पर सीखने लगता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियात्मक योग्यताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। मतलब इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट में जो आपके नर्वस सिस्टम हो, जैसे हम बात करते हैं सेरिबेलम की, मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दो कभी कभी तीन भी देते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रल। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या होता है, यही जो होता है मांसपेशियों की जो ऐच्छिक गतियां हैं उन पर नियंत्रण करने का काम करता है सेरिबेलम। ये आपको पता है, प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है तो सेरिबेलम के विषय में। तो ये जो सेरिबेलम हम पढ़ते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारी नाड़ी, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है ना। प्लस मस्तिष्क हमने बात की, प्लस जो हमारी मसल्स हैं जो बोन्स के ऊपर चिपकी हुई हैं, जो हमें गति दे रही हैं, हमारे शरीर को सुडौलता प्रदान कर रही हैं, है ना। तो इन दोनों का संयोजन जरूरी है। अगर मस्तिष्क अच्छा है, मांसपेशियों में तो कोई दिक्कत है, मांसपेशी अच्छी है, मस्तिष्क खराब है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। तो जो क्रियात्मक विकास आपका होता है, जो हम क्रियात्मक विकास में सारी क्रियाओं पर जो नियंत्रण पाते हैं, ठीक है, नियंत्रण पाते हैं, उन दोनों के लिए नाड़ी और मांसपेशियों का होना मतलब सही होना, स्वस्थ होना, हष्टपुष्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके दोनों के संयोजन के द्वारा ही ये डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है। बिल्कुल, अभी हमने क्या कहा कि जो अभी तक हम शारीरिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे वो सब क्या था कि बस बच्चा डेवलप हो रहा था, उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही थी, लेकिन अब वो कुछ क्रिया भी तो करेगा भाई, मांसपेशियां मजबूत हो गई। अब वो हमेशा लेटा तो नहीं रहेगा कि मम्मी ला के मुंह में बॉटल दे देंगी पूरी जिंदगी ऐसी कटेगी, ऐसा तो नहीं होना है ना। तो वो क्या है, यहाँ पर खुद भी नियंत्रण सीख रहा है अपनी मांसपेशियों पर। अब वो धीरे धीरे अपनी क्रियाकलाप स्वयं करने लगेगा। क्रियात्मक विकास नाड़ियों तथा मांसपेशियों के संयोजन द्वारा ही संभव है। ये तो लाइन अभी हमने जस्ट पढ़ी, बस वो डेफिनेशन में थी, और ये अलग से आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक विकास के विषय में। आगे हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास के, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लाइनों में समझ लीजिए। 6 वर्ष की आयु तक बालक अधिकांशतः अपनी सभी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। आपसे पूछा जाता है मस्तिष्क का विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो 6 से 8 वर्ष की अवस्था में 90% या 99% तक हो जाता है। बस शेष विकास उसका किशोरावस्था तक चलता है, या कह सकते हैं विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन एक जो विशेष तौर पर एक ऐसा विकास होता है कि हम सही डिसीजन ले सकें, हम सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर सकें, वो वाला विकास की बात यहाँ पर हो रही है। वो विकास जो होता है आपका 6-8 वर्ष तक आ जाता है, या फिर किशोरावस्था तक प्रॉपर आ जाता है। ठीक है ना। क्रियात्मक विकास का आधार स्तंभ होता है। देखो कोई भी विकास है, सारे विकास एक दूसरे के आधार स्तंभ है। क्यों? क्योंकि एक अगर मान लो शारीरिक अच्छा हो गया, क्रियात्मक अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना, सामाजिक अच्छा नहीं हुआ, मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ, तो ये सारे विकास कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो सारे विकास ही आधार स्तंभ होते हैं जीवन के, लेकिन भाई क्रियात्मक विकास को भी याद रखो कि ये भी हमारे विकास का आधार स्तंभ है। एक भी विकास प्रभावित होता है तो हमारे सारे विकासों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गैरिसन महोदय के क्रियात्मक विकास से संबंधित अध्ययन व उनके निष्कर्ष आप जानिए, क्योंकि ये गैरिसन से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता तथा अधिगम का प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न बनता है कि भाई विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है, तो हम सभी कहते हैं क्या, परिपक्वता और अधिगम, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब क्या हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक तथा जटिल क्रियाओं, और ये शायद प्रश्न अभी मैं कुछ दिन पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रही थी, तो सेम यही प्रश्न 2 ऑप्शन माने गए थे, ये शायद बीपीएससी में आया था, परिपक्वता तथा अधिगम और वंशानुक्रम तथा शायद वातावरण दिया हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन था। उसमें 3-4 ऑप्शन ऐसे थे, ये लग रहे थे सब सही है, लेकिन उसमें 2 ही सही थे, एक परिपक्वता तथा अधिगम का सही था और दूसरा वंशानुक्रम तथा वातावरण का सही था। ठीक है ना, तो एक से अधिक ऑप्शन सही था। ऐसा प्रश्न बीपीएससी में ही आया है अभी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उन्हें सही से पढ़िए। प्राथमिक तथा जटिल क्रियात्मक कौशलों में अभ्यास से कुशलता आती है। हाँ, जो भी आपके ये कौशल है, जो भी आपके विकास है, उनमें अभ्यास से कुशलता आती है। अभ्यास से मतलब क्या है, मान लो बच्चा है, बड़ा हुआ, उसने क्या किया,
उठना बैठना शुरू किया, अब वो एक बार बैठा गिर गया, अब उसके बाद वो अभ्यास ही ना करे इस बात का, प्रयास ही ना करे बैठने की, क्योंकि उसने ये महसूस कर लिया मैं गिर जाता हूँ एक बार में, तो क्या वो जीवन पर्यंत कभी नहीं बैठ पाएगा। प्लस इसके साथ एक चीज़ और भी होती है कि चलो पेरेंट्स उसे क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा बैठो बैठो, बार बार उसे थोड़ा सहारा दे रहे हैं, तब बिठा रहे हैं, तो एक समय बाद वो बैठने लगेगा। तो यहाँ पर प्रशिक्षण भी जरूरी होता है हर विकास में, और कहीं ना कहीं अपना अभ्यास भी जरूरी होता है। अगर बच्चा एक बार बॉल पकड़े और उसके हाथ में बॉल ना आए और फिर वो जीवन भर को ये सोच ले कि भाई बॉल तो मुझसे पकड़ी नहीं जाती है, अभ्यास ही ना करे उस बात का, लर्निंग करे ही ना, तो फिर वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर अभ्यास से ही कुशलता आती है। बच्चा जब बार बार गिरता है, पड़ता है, उठता है, चलता है, फिर एक समय ऐसा आता है वो आराम से चलने दौड़ने फिरने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, क्रियात्मक विकास के विषय में। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, वृद्धि चक्र के अनुसार होता है। जो भी विकास है वृद्धि चक्र के अनुसार होता है, मतलब ये नहीं है कि कोई भी विकास कभी भी हो जाएगा, सारा एक प्रोसेस चलता है। शिशुअवस्था के अलग होते हैं, बाल्यावस्था के अलग होते हैं, किशोर, मतलब एक प्रोसेस है, ये साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट आपका चलता है। ठीक है, शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास पर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था होती है, क्योंकि शैशवावस्था जो होता है, शैशव जो होता है वो समाज के संपर्क में आने लगता है, और पूर्व बाल्यावस्था के लास्ट तक कहीं ना कहीं बच्चा घर से बाहर स्कूल जाने लगता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, बाहरी वातावरण का बच्चों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ क्रियात्मक कौशलों में बालक और बालिकाओं की क्षमता समान होती है और कुछ में नहीं। ठीक है, कुछ क्रियात्मक कौशल होते हैं जिसमें बालक भी सेम क्रिएटिविटी करते हैं और बालिकाओं के भी सेम लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं क्रियात्मक विकास में जो लड़कों के अपने डेवलपमेंट होते हैं और लड़कियों के अपने होते हैं। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, बस आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि क्रियात्मक विकास जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मतलब लड़कियों में लड़कों में मतलब डिफरेंस भी होते हैं और नहीं भी होते हैं कुछ विषयों में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोटे तौर पे हमने यहाँ पर जान ली, अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे अभी और जानेंगे क्रियात्मक विकास के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देखो, मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भागों में से मिलकर जो होता है क्रियात्मक विकास बनता है, ऐसे समझ सकते हो। एक तो आपका होता है स्थूल गतिविधियां जो आपकी ग्रॉस मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे आपके होते हैं सूक्ष्म गतिविधियां जिन्हें हम माइनर मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है, माइनर मोटर स्किल्स। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इनको पढ़ के, दोनों पॉइंट्स को, कि यहाँ से प्रश्न कितना पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, भर भर के प्रश्न यहाँ से आता है और हर एग्जाम में लगभग आता है। ठीक है, तो स्थूल गतिविधियाँ ग्रॉस जो मूवमेंट्स होते हैं इसके अंतर्गत बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना, फेंकना आदि गतिविधियाँ आती हैं जो स्थूल गतिविधियाँ होती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है, मतलब जिस कार्य में हमारे सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा या फिर कह सकते हैं कई अंगों का उपयोग किया जाए वो विकास स्थूल विकास कहलाता है। जन्म के बाद प्रारंभिक 4-5 वर्षों में स्थूल गतिविधियों का विकास तीव्रता से होता है। ठीक है ना, कितने वर्षों में, 4-5 वर्षों में जो विकास होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास होता है, वो क्या होता है, बहुत तीव्रता से होता है। आगे हम जान लेते हैं सूक्ष्म गतिविधियों को, माइनर मोटर स्किल्स को। इसके अंतर्गत पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, खेलना, उपकरणों व खिलौनों का प्रयोग करना आदि आते हैं। इन क्रियाओं को करने में बालकों को अपनी अनेक मांसपेशियों का उचित संयोजन करना पड़ता है। ठीक है ना, कई मांसपेशियों का उचित संयोजन करना पड़ता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कहाँ होता है, शैशवावस्था के बाद होता है, क्योंकि भाई लिखने की गतिविधियां बच्चा पैदा होते ही नहीं करता, चित्र पैदा होते ही नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें शैशवावस्था के बाद होती हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये नहीं कह सकते हो कि बाल्यावस्था के बाद होती है या पूर्व बाल्यावस्था के बाद, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, आजकल प्ले ग्रुप में जाता है बच्चा, और हिंदी मीडियम में बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है, तो वहाँ पर भी जो होती है ना स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह होती हैं, उनको बच्चों को खींचना या ड्रॉ करना सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सूक्ष्म विकास है। ठीक है, सूक्ष्म विकास होते हैं ये, क्योंकि पेन पकड़ना सबसे पहले सीखना एक सूक्ष्म विकास है, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, जो सूक्ष्म विकास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं गतिविधियाँ, और आपकी जो स्थूल गतिविधियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसे बॉल है, एक समय में क्या होता है, बच्चा पकड़ना सीखता है, ठीक है, पकड़ना तक उसे नहीं आता है, पर एक दौर ऐसा भी आता है कि बॉल को फेंकने वो लगता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट के पार्ट हैं आपके।
बात करते हैं क्रियात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं उसके विषय में। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो आपके बालकों के क्रियात्मक विकास की अगर हम बात करें तो ये विशेषताएं जो होती हैं सभी सामान्य बच्चों में समान रूप से पाई जाती है। ऐसा नहीं कि जो आपका ये क्रियात्मक विकास है कुछ बच्चों में होगा कुछ में नहीं होगा। भाई उनमें नहीं होगा जिनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, जिनकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, उसका कम ज़्यादा हो सकता है। बकाया सभी बच्चों में नॉर्मल एक क्रम में चलता है, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चा एक दौर से गुजरता है। हर बच्चा पेट में आता है, मतलब गर्भावस्था में रहता है। हर बच्चा नवजात अवस्था में आता है। हर बच्चा बाल्यावस्था में आता है। हर बच्चा किशोरावस्था में आता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हर एज के विकास अपने अपने चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो सभी में सेम तरीके से ही लगभग होते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो क्रियात्मक विकास, ठीक है ना। निश्चित क्रम का अनुसरण, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें जो क्रियात्मक विकास होते हैं वो जो होते हैं उनकी हम बात करें क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषताओं की, तो सबसे पहला जो होता है निश्चित क्रम का अनुसरण, ठीक है। डेफिनेट सीक्वेंस, मतलब जो भी विकास होते हैं आपके क्रियात्मक जो भी विकास होते हैं वो एक क्रम का अनुसरण करते हैं, ठीक है, एक क्रम में चलते हैं। जैसे कि जो क्रियात्मक निश्चित क्रम की अगर हम बात करें तो ये दो निश्चित क्रम में पाए गए हैं। एक तो कौन सा आपका जानते हो, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है निकट दूर विकास। जो मस्तकाधोमुखी विकास होता है इसे हम सेफेलो कॉर्डल सीक्वेंस भी कहते हैं, और जो आपका निकट दूर विकास होता है इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं मस्तकाधोमुखी विकास की, क्योंकि जो आपका पहला वाला है निश्चित क्रम का अनुसरण करता है जो विकास, तो इस विकास की में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे मस्तकाधोमुखी विकास क्रम की। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम क्या होता है बहुत अच्छे से समझना। इस विकास क्रम में शारीरिक क्रियाएं सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर बढ़ती हैं, ठीक है ना, जानते हो ना सिर से पैर की ओर होता है ये विकास। और सर्वप्रथम बालक के सिर, मुख, गर्दन की क्रियाएं विकसित होती हैं, फिर क्या होता है धड़, और सबसे अंत में पैरों का यहाँ पर विकास होता है। तो आप जानते हो सिर से हम क्या कहाँ पर आते हैं, मुख पे आते हैं, मुंह पे आते हैं, मुंह से गर्दन की ओर जाते हैं, ठीक है। गर्दन से हमारा नीचे का धड़ आता है और सबसे नीचे पैर आते हैं। तो ये एक क्रम को फॉलो करते हुए चलते हैं। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैरों की तरफ जाता है। यदि पेट के बल शिशु को जमीन पर लिटा दिया जाए, उदाहरण के लिए समझिएगा आप, तो सबसे पहले वह सिर उठाता है। आप देखते हो बच्चों को हम लोग मसाज करते हैं, कुछ भी इतना मसाज करते हैं, विशेष तौर पे आप ध्यान देते होगे जब मसाज करते हैं तो वो अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता है। शुरुआत में जब वो उठा नहीं पाता है तब वो कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है 2-3 महीने का, 4 महीने का, तो वो सिर अपना उठाने भी लगता है, ठीक है ना। तो सिर, मुंह और गर्दन को ऊपर उठाता है, फिर वो धड़ और पेट को उठाने लगता है और घुटने के बल चलने भी लगता है। मतलब पहले बैठता है फिर घुटने के बल चलने लगता है, फिर क्रम से बैठने, खड़े होने और रेंगने, चलने, दौड़ने, भागने और उछलने की क्रियाएं भी करने लगता है। तो वो किस विकास से आ रहा है, मस्तकाधोमुखी विकास से ये आ रहा है, मतलब सिर से पैर की ओर होता है। इसमें इतना आप विशेष तौर पर याद रखो, ठीक है। बकाया सभी विकास में चलेगा फिरेगा ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर बच्चा चलेगा फिरेगा नहीं, ठीक है। तो मेन क्या है, सिर से पैर की ओर होता है। 2 पॉइंट की बात करेंगे निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस की। निकट दूर विकास क्रम में क्रियात्मक विकास शरीर के केंद्रीय भाग, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, समझाने को मेरी बात को समझिएगा, ओके। मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, जो भी आ रहा है समझो, कुछ ज़्यादा ही मोटा बना दिया मैंने बच्चा, ठीक है, सॉरी, ओके पूरा ही हो गया। ये बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है गुस्से में देख लो, ओके। दिमाग में कुछ था बना कुछ और रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बच्चा है, ये वाला बच्चा, तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से जो विकास शुरू होता है, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं कुछ बना और रही थी लेकिन दिमाग से उतर गया, बनाने कुछ और लगी। तो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट होता है निकट दूर विकास में, विकास जो होता है आपके यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, निकट दूर विकास आपके यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं मतलब जो केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, ठीक है। केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, केंद्र से, सेंटर से प्रारंभ होता है। तो सेंटर यहाँ पर होता है ना, बीच से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो निकट दूर विकास क्रम में क्रियात्मक विकास शरीर के केंद्रीय भागों से पहले प्रारंभ होता है और केंद्र से दूर के भागों में मतलब बाद में जाता है। जैसे कि केंद्रीय भागों से तात्पर्य सुषुम्ना नाड़ी के आसपास स्थित अंगों से है। अतः निकट
दूर विकास क्रम में जो सुषुम्ना नाड़ी के आसपास स्थित होते हैं उन्हें क्रियात्मक विकास पहले होता है तथा दूर के अंगों में देर से होता है। उदाहरण के लिए बालकों की बालक के कंधों की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना जल्दी सीख जाता है। बालक अपने कंधों की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना पहले सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास का हिस्सा है, मतलब सीधे यहाँ से कहा जाएगा भाई कंधों पे जाएगा ना इधर के लिए, ठीक है ना, तो पहले कंधों पर विकास वो पहले सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है। ओके, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों में बाद में नियंत्रण आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें विकास इसी तरीके से चलता है। इसका कारण है कि कंधे केंद्रीय भाग के पास स्थित होते हैं और उंगलियां क्या होती हैं, दूर स्थित होती हैं। और सूक्ष्म विकास उंगलियों से, जैसे मैंने बताया कि हाथ से लिखता है, उंगलियों से लिखता है, उंगली से लिखना क्या है, सूक्ष्म विकास का पार्ट है, ठीक है, उंगलियों से लिखना क्या है, सूक्ष्म विकास का पार्ट है। तो समझने वाली बात है, ये विकास तो सबसे बाद में होता ही होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा लिखता थोड़ी ना, पहले तो हाथ पर चलाना सीखता है, ठीक है ना। तो ये विकास भी अपनी जगह सही है बिल्कुल, कि केंद्र से परिधि की ओर जाता है, हाथ मतलब भुजाओं पे जाएगा, फिर हाथों पे जाएगा, फिर उंगलियों पे जाएगा। तो इस विकास में तो बिल्कुल प्योरिटी इसमें भी दिख रही है। और लेकिन जो पहला वाला हमने पढ़ा मस्का धोमुखी, वो भी बिल्कुल सही है। एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप बच्चे को बेड पर लिटाल देते हो, पट्ट तो सबसे पहले बच्चा सिर उठाता है, ठीक है। आप देखते हो कि मसाज में तो ये चीज़ क्लियर दिखती है बिल्कुल कि बच्चा सिर उठाने की कोशिश करता ही करता है। आगे बात करते हैं हम किसकी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। सामान्य से विशिष्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, कोई भी चीज़ है, बच्चा है छोटा, अभी थोड़ा थोड़ा या तो बैठना शुरू किया है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अब आप उसको कोई भी चीज़ देते हो, सपोज दैट कि बॉल देते हो आप उसको, तो पहले तो वो उस बॉल को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा देता है, इतना जोर लगाता है उसका पूरा शरीर हिल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर विकास बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ये क्या है, ये सामान्य चीज़ है कि वो कर ही नहीं पा रहा है, मतलब फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बॉल को पकड़ता है, लेकिन दोनों हाथों से, यह कह सकते हैं बहुत उसको सभी जो भी उंगलियां हैं सबको मतलब प्रेस करके तब कहीं जाके पकड़ पाता है, बहुत पूरा शरीर हिल जाता है इतने से काम के लिए उसको। लेकिन एक समय वही बच्चा क्या करता है, अपनी सभी मांसपेशियों पे क्योंकि नियंत्रण पा चुका होता है, तो उस बॉल को पकड़ भी लेता है, कैच भी कर लेता है, उसको दूर फेंक भी लेता है। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले तो उसने क्या था, पहले बॉल उठाई तो उससे पकड़ी तक नहीं गई, फिर धीरे धीरे उसने बॉल को पकड़ना शुरू किया, फिर उसने बॉल को फेंकना शुरू किया, तो क्या हुआ, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर, मतलब जो विकास होता है पहले बड़ी मांसपेशियों से होता है, फिर छोटी मांसपेशियों की ओर जाता है, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स, ठीक है। पहले बड़ी मांसपेशियों में गति व नियंत्रण आता है और बाद में छोटी मांसपेशियों में, उदाहरण के लिए बालक गेंद फेंकना पहले सीखता है, अभी हमने जो बात बताई थी वही चीज़ यहाँ पर आएगी, जबकि लिखना बाद में। गेंद फेंकने में संपूर्ण हाथ की मांसपेशियां कार्य करती हैं, जबकि लिखने में मुख्य रूप से उंगलियों की मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है। तो हो गया ना सूक्ष्म विकास वाला बात यहाँ पर भी आ गई। भाई मांसपेशियां जो है बड़ी वाली, पहले भाई बॉल पहले फेंक रहा है और पूरे हाथों पे झटका जा रहा है, शरीर पे झटका जा रहा है, तो ये क्या बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं। लेकिन दिखने के लिए क्या पूरे शरीर पे जोर पड़ता है, नहीं, बैठो आराम से, एक हाथ का पंजा पूरा हिलता है या एक हाथ हिलता है, बकाया काम मेनली किससे होता है, उंगलियों से होता है। तो छोटी मांसपेशियां जो हैं वर्क खाली करती हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब पहले बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं फिर छोटी मांसपेशियां। तो ये एक क्रम जाता है कि पहले नियंत्रण बड़ी मांसपेशियों पर करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पर आता है। आगे हम बात करते हैं परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योग। भाई जो आपका कोई भी विकास हो, ये मोटर डेवलपमेंट ही नहीं, हर विकास में ये फॉर्मूला आपका लागू होता है। जब तक अंगों में परिपक्वता नहीं आती तब तक बालक की क्रियाओं में भी नियंत्रण नहीं आ पाता। शरीर का प्रत्येक अंग अलग अलग अवस्था में परिपक्वता प्राप्त करता है, अतः जब कोई अंग पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता तब उस अंग पर क्रियात्मक विकास पूर्ण नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए कि जब तक एक तो शिक्षण का मतलब यह है कि उन्हें सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए सही समय पर। जैसे कि हमने आपको पहले ही उदाहरण दिया था कि एक बच्चे ने उठने की कोशिश की लेकिन वो गिर गया, और फिर वो बच्चा भी कोशिश नहीं कर रहा, घर वाले भी कभी नहीं कह रहे हैं कि बेटा उठो, उसे सहारा नहीं दे रहे हैं, उसे खुद चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, क्योंकि शिक्षण मतलब आप ऐसे मान सकते हैं प्रशिक्षण,
शिक्षण प्रशिक्षण एक जैसे शब्द हैं, तो यहाँ पर प्रशिक्षण की भी उतनी ही आवश्यकता है। प्रशिक्षण और प्लस परिपक्वता भी जरूरी है। अब आपको उसकी मांसपेशियों में परिपक्वता आई नहीं है और आप कहो कि बच्चा दौड़ने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिपक्वता भी आनी बहुत जरूरी है। जब तक अंग परिपक्व नहीं होंगे, जब तक मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, और इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या देना, उन्हें प्रशिक्षण देना और प्लस न्यूट्रिशन देना है, उनकी मांसपेशियों की मसाज करनी है, सब कुछ करना है छोटे बच्चों का, तब जाके ये विकास अच्छे से होता है। आगे बात करें, उदाहरण के लिए बालक तब तक बैठना और चलना नहीं सीख सकता जब तक कि उसके शारीरिक अंगों की परिपक्वता नहीं आती। वही चीज़ हमने कहा, जब तक परिपक्व नहीं होगा, जब तक उसे अच्छे से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, वो अभ्यास बार बार नहीं करेगा, तो ये काम नहीं सीख पाएगा। इसलिए क्रियात्मक विकास में शिक्षण और अभ्यास दोनों का योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं, परिपक्व व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बिल्कुल, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, हमने आपको अभी बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, विकास लगभग सबका समान ही होता है, लेकिन क्योंकि सबका वातावरण अलग होता है, सबका वंशानुक्रम अलग होता है, हो सकता है पहले से ही उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो इफेक्ट उस बच्चे पर भी आएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी मोटर डेवलपमेंट को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि शारीरिक सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। कुछ बालकों का क्रियात्मक विकास जल्दी होता है और कुछ का देर में होता है। जैसे कुछ बच्चे चलने की क्रिया 11-12 महीने में ही करने लगते हैं, जबकि कुछ 15 माह तक भी चलना नहीं सीख पाते। इसी प्रकार अन्य क्रियाएं जैसे दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया, ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम हो सकती हैं। ठीक है, इसका कारण बालक का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। जो बालक की शारीरिक व मानसिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, उनका क्रियात्मक विकास भी जल्दी होता है। मतलब अगर किसी को शारीरिक या मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे का, तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी जल्दी होगा। लेकिन किसी बच्चे में मेंटली कोई इशू है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर है, तब तो मानसिक रूप से है ही कमजोर। बताया अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तब भी बच्चा क्या होता है, संकोची होता है, उसे अपनी उस जो एक फिजिकल जो उसको प्रॉब्लम है उस पर उसका ध्यान ज़्यादा होता है। वो सब बच्चों की तरह अपने आप को नहीं समझता है, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं हीन भावना या संकोची टाइप का बच्चा हो जाता है, तो भी मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है। फिर क्योंकि वो मेल मिलाप लोगों से नहीं कर पाता है, मिलजुल नहीं पाता है, तो उसका सही से समाजीकरण नहीं हो पाता है और बच्चों के साथ वो खेलकूद नहीं पाता। अब हम बात करेंगे यौन विभिन्नताएं। जो हमने पहले आपको बताया था कि कुछ क्रियाएं लड़कियों की और लड़कों की सेम होती है और कुछ में विभिन्नता देखी जाती है। तो यौन विभिन्नता का मतलब वही हो गया, लड़की और लड़कों के यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार बालकों के क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाओं की क्रियात्मक योग्यताएं और कौशलों के विकास में कोई अंतर नहीं होता। मतलब 3 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, और आप ये नोटिस भी करोगे, आप RDA चार्ट पढ़ोगे तो वहां पर भी आप ये नोटिस करोगे कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें लड़के और लड़कियों का सेम न्यूट्रिशन दिया गया है, क्योंकि उनकी क्रियाएं लगभग सेम होती हैं। ठीक है ना। तो जो 3 वर्ष तक है, इनकी क्रियात्मक विकास में, कौशलों में, योग्यताओं में कोई भी विशेष अंतर नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। किंतु इसके बाद की जो अवस्थाएं आती हैं, 3 वर्ष के बाद की जो अवस्थाएं आती हैं, उसमें क्रियात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। बालिकाओं की तुलना में बालक क्रियात्मक कौशलों में अधिक निपुण होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ लागू होती है। ठीक है, अब जो ये पुरानी रिसर्चेस हैं, अगर नई रिसर्चेस आएंगी तो उसमें आपको देखने को ही मिलेगा, ये चीज़ें माहौल के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक समय ऐसा था कि लड़कियों को बांध दिया गया था कि उन्हें घर से नहीं निकलना, उन्हें घर के ही काम करने हैं, तो उनकी मांसपेशियां वैसे थी। ठीक है ना। जब बच्चे को एक लड़के को उस तरीके का पालन पोषण किया जा रहा है और लड़की का पोषण अलग तरीके से किया जा रहा है, तो उसका डिफरेंस तो दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा, हम मानते हैं लड़कों की मांसपेशियां लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन आजकल जो लड़कियां जो फाइट कर रही हैं, जो मतलब कह सकते हैं जो एथलेटिक्स वगैरह होते हैं, तो ये मतलब मजबूत है नहीं है। क्यों है मजबूत? क्योंकि उनको भाई माहौल दिया जा रहा है उस तरीके का। ठीक है ना। इसलिए तो माहौल का भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारी लड़कियों का क्रियात्मक विकास जो होगा मतलब लड़कों से कम ही होगा, या कौशल विकास में लड़के ही निपुण होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब शुरू से प्रशिक्षण ही बच्चों को कि लड़की को घर से बांध दिया, लड़के को बाहर के कामों से बांध दिया, तो वो डिफरेंस तो दिखता ही दिखता है। लेकिन अब लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अब बहुत कम चीज़ों में डिफरेंसेस रह गया। मेनली वही रह गया है कि जो एक ऊपर वाले ने जो हमारे ऊपर कह सकते हैं बहुत ही विशेष कृपा या बहुत ही गलत कृपा की है, जो लड़कियों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। नहीं तो कोई लड़के की दम नहीं है लड़की को टच भी कर पाए उसकी मर्जी के बिना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रियात्मक कौशल में अगर हम बात करें, लड़के ज़्यादा निपुण होते हैं। अगर पूछा जाए 3 साल के बाद, तो हमें भाई आंसर तो यही करना पड़ेगा कि बालक क्रियात्मक कौशल में लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा निपुण होते हैं। ठीक है ना।
अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इनसे ज़्यादातर ग्रुप में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपको पता है बीमारी, हमने कल भी बताया, शारीरिक विकास भी, कोई भी डेवलपमेंट है, अगर बच्चा बीमार रहता है तो वो प्रभावित होगा, चाहे वो उसके पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे उसके किसी फिजिकल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है, कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है उसके शरीर में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसका हर तरीके का विकास, मोटर डेवलपमेंट ही नहीं, हर तरीके का विकास प्रभावित होगा। उसके शरीर की रचना सही नहीं है भाई, फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर सही नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को, हमने बताया था, हीन भावना से ग्रसित पाएगा और कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगा। आहार महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चे के विकास में भाई, बिना न्यूट्रिशन के तो कुछ भी संभव नहीं है। कसे हुए वस्त्र, अगर बच्चे को हमेशा ही कसे वस्त्र पहनाए जाए तो भी उनका विकास प्रभावित होता है, इसलिए बच्चों को वस्त्र सही नाप के होने चाहिए, ढीले ढाले आरामदायक होने चाहिए। बुद्धि, अगर बच्चे की बुद्धि में कोई प्रॉब्लम है, मतलब मस्तिष्क ही उसका विकसित नहीं है, तो भी भाई विकास में दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इतनी पढ़ाई करते करते आप लोग भी इतने तो मैच्योर हो गए होंगे, ये चीज़ें समझ सकते हो। बालकों में भय, बच्चा डरा हुआ रहता है हमेशा किसी माहौल से, चाहे उसके घर में क्लेश रहती हो या कुछ भी रीज़न है, ठीक है, अगर बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है तो भी उसका विकास प्रभावित होगा, क्योंकि वो किसी भी क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रोत्साहन का अभाव, ठीक है, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है, बच्चा कुछ भी करे, वो कभी ये नहीं कहते बेटा तुमने ये अच्छा किया और तुम कोशिश करो और अच्छा कर सकते हो, हमेशा उनकी आदत होती है यही कहना है, उसको देखो वो उसने ये काम ऐसे किया, ठीक है, बहुत सी फैमिली में ऐसा होता ही है, ठीक है ना। या फिर कहीं ना कहीं मतलब अगर मान लो बच्चा है, शुरुआत किया तो भाई चीज़ें खराब भी होंगी, धीरे धीरे सही होंगी। अब उसने फर्स्ट टाइम मान लो कोई पेंटिंग बनाई और आपने क्या कह दिया, इतनी बकवास बनाई है, कोई काम अच्छे से करता ही नहीं, अब क्या है वहाँ पर उसका प्रोत्साहन जो है, प्रोत्साहन का अभाव हो जाएगा, बल्कि वहाँ पे क्या कहना चाहिए था, हाँ आपने अच्छा बनाया लेकिन अभी कोशिश करोगे तो आप इससे और अच्छा कर सकते हो। तो प्रोत्साहन का अभाव, उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कोई भी काम करने के लिए। सीखने के अवसर की कमी, या बहुत से घरों में क्या होता है, गंदगी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो उन्हें मान लो मैं ड्राइंग का ऑप्शन, मतलब आपको उदाहरण दे रही हूँ, तो उन्हें पेंटिंग करने ही ना दो, ठीक है ना, तो उसे अवसर ही ना दो। जैसे कुछ बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी होती है लेकिन आप कभी उन्हें माहौल ही ना दो, एक छोटे से घर में आप कह दो हमेशा, ठीक है, उसी में रह रहे हो, एक कमरे में पूरे दिन रह रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो, कभी बच्चे को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा रहे हो, अगर आसपास जगह छोटी नहीं है कि वो वहाँ पर उसके हाथ पैर विकसित हों, मांसपेशियाँ विकसित हो, मतलब खेले कूदे, तो उसे वो आप अवसर ही नहीं दे रहे हो। किसी बच्चे का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप वहाँ उसको कभी ले ही नहीं जा रहे हो क्रिकेट खिलाने, तो जब उसे अवसर ही नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। समझने के लिए मांसपेशी विकास के अवसर प्राप्त करना, जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो उठते हैं गिरते हैं और पकड़ लेते हैं, वो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, बस उसको ऐसी जगह हो कि उसको चोट ना लगे, बकाया जब आप उसे मौका ही नहीं दोगे तो वो चलना कैसे सीखेगा, ठीक है ना। तो मांसपेशी विकास के अवसर प्राप्त ना होना, ओके। और व्यक्तिगत व्यक्तित्व संबंधी सील गुण, ये तो वही चीज़ आ गई जो हमने कहा कि जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, कि पहले से ही कोई विशेष प्रॉब्लम है, ठीक है ना, पेरेंट्स से ही हमें मिली हुई है, तो फिर जो व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, ऐसा कुछ रीज़न है तो भी डेवलपमेंट प्रभावित होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में विलंब के क्या कारण हो सकते हैं। भाई जो विकास होता है क्रियात्मक, वो देर से क्यों होता है, इसका कारण बताने हैं। कॉजेज ऑफ डिलेड डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज़, तो इसमें भी भैया अगर घर तथा विद्यालय का भयपूर्ण वातावरण है, भाई घर में भी वातावरण ऐसा ही कले कलेश रहती है, बच्चे को कुछ करने नहीं दिया जाता, हमेशा बच्चा डरा हुआ रहता है, अगर कुछ करता है तो उसकी मारपीट हो जाती है, बच्चा डरा हुआ रहता है, स्कूल में भी वही चीज़ है, तो भयपूर्ण जो वातावरण होता है वो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होने नहीं देगा। अभी जस्ट जो चीज़ हमने बताई वही चीज़ आएगी। प्रोत्साहन तथा उत्साह का अभाव, बच्चे में एक तो उत्साह नहीं है, दूसरा घर वाले उसे प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाले उसे प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। बुद्धि की कमी तो हर जगह ही आएगी। शारीरिक विकलांगता तथा रोग और चोट है कोई किसी तरीके की, तो भी उसका मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होगा। और असामान्य शरीर रचना, तो ये चीज़ें बस नॉर्मल सी हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे के जीवन में जो क्रियात्मक विकास है इनका महत्व। तो विभिन्न कौशलों को सिखाना, भाई क्रियात्मक विकास नहीं होगा जब तक वो कोई कौशल नहीं सीख पाएगा। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, वो जब कौशल सीखेगा हर तरीके का, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा, तभी वो आगे के समय में आत्मनिर्भर बन पाएगा। और जब वो खुद आत्मनिर्भर होगा तो उसकी भावना वैसे ही विकसित होगी। आत्मसंतोष व आनंद की प्राप्ति, भाई जब तक हम खुद काबिल नहीं होते तो आत्मसंतोष, आज हमारे पास बेशक सब कुछ है लेकिन अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं है तो वो टीस हमेशा जिंदगी भर रहेगी
करेंगे कि हमने क्या किया, ठीक है ना। तो आत्मसंतोष और आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हम हर तरीके से काबिल हों। सामाजिकता की भावना का विकास, ठीक है, सामाजिकता की भावना का विकास, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जब हम पूरी तरह से मान लो हमारा शारीरिक विकास अच्छे से हुआ, हमारे सारे कौशल विकसित हुए, मोटर डेवलपमेंट में हमारे सारे कौशल विकसित हुए, आत्मनिर्भर हैं हम, हमारा डेवलपमेंट ओवरऑल अच्छा हो रहा है, तो सामाजिकता की भावना भी हमारे अंदर विकसित होगी। हम समाज के लिए भी कुछ करेंगे और समाज के लोग भी हमें पसंद करेंगे, ठीक है। जब तक हम खुद स्वस्थ हष्ट पुष्ट नहीं होंगे तब तक हम समाज के विषय में या समाज हमारे अंदर अच्छा सामाजिक गुण नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे अच्छा स्वास्थ्य समायोजन में सहायक, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य समायोजन होगा तभी घर से लेकर समाज तक हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मतलब अच्छे से सारा डेवलपमेंट हो गया तो, और समायोजन में भी ये सहायक होता है क्योंकि हम ओवरऑल ठीक होते हैं तो हमें कहीं भी कोई शर्म या कोई भी हमारे अंदर हीन भावना नहीं होती, हम हर किसी से मिलते हैं जुलते हैं जिससे लोग हमसे खुश होते हैं और हमारा एक अलग जो होता है समाज में योगदान मतलब महत्व मिलता है। बात करेंगे आगे के पॉइंट की, संवेगात्मक विकास में सहायक, तो वही बात ओवरऑल डेवलपमेंट में ये काम आता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जब आप हर तरीके से स्वस्थ होगे। स्व की भावना का विकास होगा, स्व की भावना वही कि मतलब हम हमेशा क्या होते हैं दूसरों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे से मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, हमारे सारे डेवलपमेंट होंगे तो हम अपने मन की सुनेंगे, ठीक है। तो स्व की भावना को अच्छे से विकसित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। तो आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलेगा, लेकिन इस समय हम जो भी क्लासेस करेंगे ये वो वाली क्लासेस होंगी जो आपके पेपर में मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि ये जो क्लासेस अब लगातार जो आपको क्लासेस मिलने वाली हैं उनमें तो सच में मल्टीपल टाइम बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो आपकी मर्जी है, आप पढ़ो पूरा या ना पढ़ो। मिलते हैं कल। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।